रुबीना साहिबा, ये जो शहबाज शरीफ साहब का बाहर जाना, इस पे हुकूमत ही कल से ट्विटर के ऊपर मिनिस्टर सब ने ये क्रिटिसाइज किया कि जी शहबाज शरीफ साहब एक तो जामिन थे खुद नवाज शरीफ के, जिसके जामिन थे ना वो 2 साल से वापस आ पा रहे हैं, बल्कि ये भी बार बार कहते हैं जी मुझे भी बाहर भेजा जाए। दूसरा ये कि अगर आप पावर में रहें, नॉट फॉर अ ईयर, नॉट फॉर अ 5 ईयर, आप 10-10 साल अगर पावर में रहें और आप हेल्थ केयर सिस्टम भी अगर ना बना सकें अपने लिए, तो ये बहरहाल एक क्वेश्चन मार्क तो है ना। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो पहली बात पे करना चाहूंगी वो ये है कि इस तरह अब्बास अफरीदी साहब ने कहा कि जो जितने मंसूबे हैं इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है, इनको हम 7 साल से खैबर पख्तूनख्वा में भी देख रहे हैं, तो ग्राउंड पे कोई मंसूबा नहीं है। सारे ऐसे मंसूबे हैं जिनका ऑडिट नहीं हो सकता, जो अकाउंटेबिलिटी के दायरे में नहीं आते। वो सिर्फ वो है कि कितने लोगों ने खाना खाया, कितने लोग गए, कितना दरख्त लगाया। खैर वो जो बातें कर चुके हैं मैं इसको रिपीट नहीं करूंगी। और जहां तक ताल्लुक है वहां इनके वज़रा के स्टेटमेंट्स का, उस पर मैं ये जरूर कहूंगी कि देखिए इस मुल्क में इदारे मौजूद हैं। अगर इदारे मौजूद हैं तो वज़रा बजाय सारा दिन ट्विटर पे, टीवी पे और सोशल मीडिया पे बैठ के जो ये लगे रहते हैं और जो झूठ के पलंदे इन्होंने खोले होते हैं, उससे बेहतर है अगर उसमें से कुछ वक्त निकाल के अपने अपने महकमे जो उनको दिए गए हैं उसकी तरफ तवज्जो दें, उनकी जो है तरक्की की कोई सोच करें, तो शायद मुल्क के हालात कुछ बेहतर हो जाए। इनके किस वजीर को मुझे बताएं ना कि वो अपनी मिनिस्ट्री जो है वो सही और एहसन तरीके से चला रहे। एक वजीर आप मुझे बता दें, उसमें भी फिर ये होता है कि वो हम एक बचपन में गेम खेला करते थे, वो क्या होता था, वो जो चेयर्स के साथ खेलते थे, म्यूजिकल चेयर्स। इनकी तो वजारतें सारी म्यूजिकल चेयर्स हैं। एक कुर्सी से उठता है तो दूसरा उस पे आके बैठ जाता है, दूसरा वहां से उठता है तो तीसरी पे आके बैठ जाता है। तो ये मुल्क जो है इसके ऊपर मजीद जो है ये तजुर्बा गाम मत बनाए इसको। अगर वजीर अहलियत नहीं रखते उनको घर भेजें। अगर एक वजीर एक महकमा नहीं चला सकता तो इसका मतलब है वो नाअहल है। इससे ये कोई उसका हल नहीं है कि आप उसको उठाकर दूसरा महकमा दे दें। और जहां तक इंतखाबी इस्लाहात की आपने बात की, मैं उसके ऊपर जरूर बात करना चाहूंगी कि इंतखाबी इस्लाहात की जो ये ड्रामा इन्होंने शुरू किया हुआ है, आज उसका पोल खुल के सामने आ गया है। एक जी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से फिर एक ऑर्डिनेंस निकलता है कि जी बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को जो है वो वोट का हक दे दिया जाएगा और मशीनें खरीदी जाएंगी और इसी तरह की लंबी चौड़ी और बात है। एक तरफ आप कहते हैं कि हम रिफॉर्म्स करना चाहते हैं, दूसरी तरफ आप जो है ऑर्डिनेंस ले आते हैं। और मुझे बताएं कि मुल्क के आइंदा जो इंतखाबात हैं अगर वो अपने टाइम पर होते हैं तो वो 2023 में होंगे, तो ये ऑर्डिनेंस की मुद्दत जो होती है वो तो 6 महीने से ज्यादा है नहीं। तो मुल्क को इस वक्त जो और दरपेश मसाइल हैं, बहुत बड़े बड़े दरपेश मसाइल है, लोग कतारों में खड़े हैं, लोग गुर्बत के मारे हुए हैं, इलेक्शन के आपको इनके पास नहीं इलेक्शन आपको मसला नहीं लग रहा है। कहानी खोल के बैठ गए कि जी हम जो है बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट का हक दे देंगे। कोई इनके पास ना कोई तरीकाकार है, ना इनके पास कोई प्लान है, ना कोई वे फॉरवर्ड है। रुबीना साहब, 80-90 लाख को देखें, पाकिस्तानी है पाकिस्तान से बाहर, को देखें 80-90 लाख पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर है, उनका दरीना मुतालबा है कि हमें देखें बिल्कुल होगा। लेकिन मुझे ये बताए ना, मैं बिल्कुल उसका एक तरीकेकार होगा, उसके ऊपर बहस होगी, उसके रिफॉर्म्स आएंगे। वो ऑर्डिनेंस के जरिए तो ये काम नहीं किए जाते ना। और इलेक्शन कौन सा, इन्होंने क्या काउंसलर के इलेक्शन जो होने हैं अगर लोकल बॉडीज के हो गए तो उसके लिए बैरून मुल्क से लोग आएंगे वोट डालने के लिए, उसके लिए कर रहे हैं। इस वक्त तो इलेक्शन का तो कोई दूर दूर तक नाम निशान नहीं है पाकिस्तान में। सही है। फारूक साहब, बात की जल्दी है इनको। फारूक साहब, उनको एतराज इस पे नहीं है कि आप उनको राइट टू वोट दे रहे हैं, उनको एतराज इस पे कि आप ऑर्डिनेंस पे क्यों हर काम कर रहे हैं। आप पार्लियामेंट है, हम लोग बैठे हैं, ऑपोजिशन है, कोई हर काम करने का तरीका है ना एक। देखिए, बात यह है कि मुझे ये बताएं कि इनको एतराज किस बात पे नहीं होता। हो सकता है कि इनको कल को एतराज जो है वो सांस लेने के ऊपर भी हो। अब हर चीज के ऊपर अगर एतराजात ही उठाने हैं, लार्जर ऑब्जेक्टिविटी को नहीं देखना, तो ये तो फिर तंग नजरी है ना। अब अगर इलेक्शन रिफॉर्म्स के ऊपर बात करने हैं, जो आपके टीवी शोज हैं, ये टीवी शोज में हम कंस्ट्रक्टिव गुफ्तगू कर लें या एक दूसरे पे इल्जामात लगा लें। अगर हमारी कारकर्दगी के ऊपर आप सवाल जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, हम हाजिर हैं, हम आपको बताएंगे भी। ऑपोजिशन भी पूछे, हम हाजिर हैं। लेकिन साथ साथ रुबीना साहिबा ये भी तो बताएं ना कि सिंध में आपकी तीसरी बार मुसलसल हुकूमत है और आज सिंध के अंदर आटे का जो थैला है वो 1200 रुपए किलो, 1200 रुपए 20 किलो क्यों बिक रहा है? पंजाब में वो 860 रुपए है। क्यों आज आपने कराची की आवाम को टैंकर माफिया के रहमो करम पर छोड़ा हुआ है? क्यों अभी तक आप 15 साल से पानी का एक मंसूबा भी जो है वो मुकम्मल नहीं कर सके?
कराची के अंदर। जब एहसास प्रोग्राम आता है, पिछले साल 12,000 हम कैश बांटते हैं, तो सबसे ज्यादा जो पैसा तकसीम होता है वो सिंध के अंदर होता है, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा कम आमदन के लोग हैं, सबसे ज्यादा गुर्बत है, क्योंकि वहां पर आसिफ अली जरदारी सबसे ज्यादा अमीर हो गए। ओमनी शुगर मिल, ओमनी ग्रुप की 2008 में एक शुगर मिल थी, आसिफ अली जरदारी जब से पार्टनर बने इतनी बरकत पड़ी कि वो 11 शुगर मिलें हो गई। उसी तोशाखाना केस की BMW केस के अंदर अंसारी शुगर मिल से BMW की कीमत आसिफ अली जरदारी के लिए अदा की गई थी। वही है यान अली के लिए जो टिकटों से जिनसे पैसे दिए जाते थे, उन्हीं से बिलावल की लॉन्ड्री के पैसे दिए जाते थे। एक मिनट प्लीज, मैंने रुबीना साहब अपनी परफॉर्मेंस पे बात करें कि आप क्या कर रहे हैं। हमसे सुनी, अब जरा मेरी भी सुन लेना, जरा मेरी भी सुन लेना। मैंने भी, आपने बात की, जरा मेरी भी सुन लेना। देखिए मामला आपको भी देखना, नहीं घिसी पिटी नहीं, फिर देखे ना आप मेरी बात को घिसी पिटी कह रहे, मैंने आपकी बात को तो नहीं कहा ना। सुन लें, अब मेरा अख्तियार है, मुझे बोल लेने दे, मेरी बारी है। आपने पूरी अपनी बात की। मामला ये है कि मैं ये समझता हूँ कि हौसला होना चाहिए एक दूसरे की बात सुनने के हवाले से। हमारी तरजीहात के अंदर क्या शामिल है, हम अपनी तरजीहात के ऊपर अमल दरामद कर रहे हैं। हमने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तमाम आबादी को यूनिवर्सल सेहत कार्ड दिया। पंजाब के अंदर जो है वो 31 दिसंबर तक हम हेल्थ कार्ड देने जा रहे हैं। हम जो है वो हाउसिंग का मंसूबा पूरी आबोताब से हमने शुरू कर दिया। एक ऐसा इकोसिस्टम बना दिया जिससे 3% कम रेट के ऊपर बैंक सरमाया फराहम करेंगे। 10,000 रुपये माहवार किस्त के ऊपर आप अपने घर के मालिक बन जाएंगे। सारी जिंदगी लोग किराए के मकानों में रहते थे, आज से पहले तो किसी हुकूमत को ये तौफीक नहीं हुई। हमने एक इकोसिस्टम बना दिया, मॉर्गेज मार्केट जो है वो क्रिएट कर दी। आज आप देखें कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर 250 अरब रुपए का मुनाफा कंपनियां बता रही हैं अपना। हमारी एक्सपोर्ट्स ऊपर जा रही हैं, मुसलसल जो है वो फॉरेन रेमिटेंसीज में इजाफा हो रहा है। बैरून मुल्क पाकिस्तानी हुकूमत के ऊपर एतमाद का इजहार कर रहे हैं। $1 बिलियन से जायद रोशन डिजिटल अकाउंट में पैसे भेजे, क्योंकि उन्हें पता है कि आज का वजीर आजम जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कर रहा, बैरून मुल्क महलात नहीं बना रहा, बल्कि वो गरीब आदमी को छत बना के दे रहा है। इसी तरीके से अगर हम एहसास की बात करते हैं, कोई भूखा ना सोए की बात करते हैं, भाई हमारा छोटा सा इनिशिएटिव क्यों ना हो, लेकिन हमें एहसास है ना, गुर्बत तो है, आपके दौर में भी थी, अब भी है, हमने उससे बाहर निकालना है लोगों को। लेकिन उनके लिए कुछ ना कुछ सोशल प्रोटेक्शन के प्रोग्राम्स तो हम लेकर आए हैं। आपने तो बेजनी रकम स्पोर्ट प्रोग्राम में 8,000 फेक लोग डाले हुए थे, जिनको आगे हमने बाहर निकाला। 17 में 22वें ग्रेड में बैठे हुए थे। जहां तक इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात है, तो इलेक्शन रिफॉर्म्स का ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान के अंदर साफ और शफाफ इंतखाबात से जुड़ा हुआ है। फारूक भाई, इलेक्शन रिफॉर्म पे मैं जरा अगले पार्ट में जाता हूं, जो अफरीदी साहब ने फरमाया, देने के ऊपर क्या एतराज हो सकता है? अफरीदी साहब के ऊपर अगर आप कमेंट करना चाहें, जो जवाब देना चाहें, फिर मैं इलेक्शन रिफॉर्म पे अफरीदी साहब ने देखें बात ये है, अफरीदी साहब ने जो बात कही, देखें बड़ा सादा सा मामला है। इनका तो जो पैसा था वो कभी ऊंटों के जरिए दुबई जाता था, कभी कतरी लेटर के जरिए जो है वो लंदन के महलात में पहुंच जाता था। इमरान खान के ऊपर इन्होंने सवाल उठाया। इमरान खान ना वजीर आजम थे, ना वजीर आला थे, ना वजीर थे, सिर्फ 2002 में MNA बने थे एक बार। लेकिन इमरान खान ने अपनी 40 साल कमाई का हिसाब दिया, 60 डॉक्यूमेंट दिए, अदालत को मुतमिन किया। इन्होंने तो रसीदों के बदले दिया क्या था? जाली ट्रस्ट डीड दी थी, जिनकी लंदन में क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। आज रायवंड में ज़रई जमीनें निकल आई। आज रायवंड का महलात जो है वो फ्रंट लोगों को खड़ा करके उनके नाम के ऊपर औकाफ की जमीनें लगाकर, यतीमों के गरीबों की जमीनें हथियाकर आज वहां पर सैकड़ों कनालों के ऊपर महल बना लिया। जितना बड़ा कब्जा माफिया वो उसके ऊपर हाथ इन्होंने डाला हुआ है। चाहे आप वो खोखर पैलेस देख लें, उफरफ दस्तगीर की GT रोड के ऊपर कब्जे देख लें, दानिया लजीज की सरगोदा में जमीनों पर कब्जे देख लें, आप जहां पर हाथ डालेंगे आपको करप्शन की गजबनाक कहानी नजर आएगी। जुल्फी बुखारी जो है उसके ऊपर कौन सा करप्शन का केस है, कौन सा टीटीओ का केस है जो शहबाज शरीफ के ऊपर है? अगर किसी ने इख्तियार में रहे बगैर अगर उसकी कोई प्रॉपर्टी है वो जस्टिफाइड है, अगर आपको कोई उसमें शक लगता है तो आप चले जाएं अदालत में। एक फर्क तो बहरहाल है।